हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि सारणिक में हम इससे पहले के वीडियो में पढ़े थे हम कि गुणधर्म क्या है, गुणधर्म पे आधारित प्रश्न क्या है, उसके विषय में आपको बताया गया था। उसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणिक की विधि से कैसे निकालेंगे उसके विषय में बताया गया था। अब सारणिक का नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारा है उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक और सहखंड, जिसको इंग्लिश में हम सब माइनर एंड कोफैक्टर कहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि उपसारणिक क्या है और सहखंड क्या है। क्यों? क्योंकि उपसारणिक और सहखंड की सहायता से अगले टॉपिक में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जाएगा। जो सारणिक और आव्यूह का मिश्रण होता है उसमें जो है रैखिक समीकरण हमको दिए जाते हैं, 3 चर में दिए जाते हैं और वो भी 3 समीकरण दिए जाते हैं। और आव्यूह विषय आपको कहता है कि आव्यूह विषय आप इसको हल कीजिए और XYZ का मान ज्ञात कीजिए, जो कि अधिकांश लगभग जितने भी बोर्ड एग्जाम अभी तक हुए हैं आप अगर उनको उठा के देख लें तो हर एक बोर्ड एग्जाम के पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आव्यूह विषय XYZ का मान ज्ञात कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसको बताने से पहले हम इसके विषय में समझ लेंगे कि उपसारणिक क्या है और सहखंड क्या है। तो देखा जाए, जैसे मान लेते हैं अगर हम कोई सारणिक ले लेते हैं, ये हम एक सारणिक ले रहे हैं और इस सारणिक के जो अवयव हैं क्रमशः हम उसको ले रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे सारणिक है और इस सारणिक के अंदर जो भी लिखे गए हैं वो सब हमारे सारणिक के अवयव हैं। तो अवयव एक बार हम फिर से देख लें तो A11 पहला अवयव है, A12 दूसरा अवयव है पहली पंक्ति का, A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है। अब दूसरी पंक्ति की यदि बात की जाए तो A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। तीसरी पंक्ति की बात की जाए तो A31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है, A32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है और A33 ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। ठीक, जो कि 3 क्रॉस 3 आर्डर का क्या है, ये एक सारणिक है। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं उपसारणिक क्या होता है। तो प्रश्नों को हल करते समय हमने आपको बताया था कि उपसारणिक होता क्या है कि इन्हीं सारणिकों में से किसी एक अवयव को ले लिया जाता है। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि AIJ का जो उपसारणिक होगा, या लिख सकते हैं इसको AIJ का उपसारणिक, जिसको हम MIJ से दर्शाते हैं। जहां पे आपको पता होगा I जो है हमारी वो पंक्ति है और J जो हमारा है वो क्या है, स्तंभ। ये तो AIJ I हमारी पंक्ति है और J हमारा क्या है, स्तंभ है। ठीक, तो I पंक्ति और J स्तंभ का जो अवयव है क्या है, अवयव, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, अवयव है। इसका अगर हम उपसारणिक निकालेंगे तो उसे हम किससे दर्शाएंगे, MIJ से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, MIJ से। और उसके मान जो होंगे वो MIJ के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, जैसे I के स्थान पे यदि हम 1 ले लें और J के स्थान पे हम क्या ले लें, 1। तो ध्यान से इसको समझेंगे, यदि I इक्वल टू 1 ले लिया जाए और J इक्वल टू क्या ले लिया जाए, 1, तो यहाँ पे अवयव जो हमारा प्राप्त होगा, अवयव A11 का उपसारणिक, A11 का जो उपसारणिक होगा M11 होगा। क्या होगा, M11 होगा। और निकाला कैसे जाता है, ये निकाला जाता है कि यहाँ पे जो पंक्ति और जो स्तंभ है उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक, जो पंक्ति और जो स्तंभ उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो हमारा बचता है उसी को हम उपसारणिक कहते हैं। तो ध्यान से अगर इसमें देखा जाए तो A11 ये हमारा अवयव है, इसी का हमें क्या निकाल रहे हैं, उपसारणिक निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, ये पहली पंक्ति हम छोड़ देंगे और ये पहला क्या छोड़ देंगे, स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो बचा हमारे पास क्या, ये बच रहा हमारा A22, A23 और A32, A33। तो इसी को हम कहते हैं उपसारणिक कहते हैं।
क्या कहते हैं, इसी को हम उपसारणिक कहते हैं कि अवयव A11 का अगर हमें उपसारणिक अगर हमको प्राप्त करना हो तो उसे हम किससे दर्शाएंगे, M11 से दर्शाएंगे। मान कैसे ज्ञात किए जाएंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है वह अवयव जिस पंक्ति में है उसे आप छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में है उसे आप छोड़ दीजिए, शेष जो भी सारणिक में हमारे मान बचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसारणिक कहते हैं। और दर्शाया किससे जाता है, कैपिटल M से दर्शाया जाता है और यहाँ पे पंक्ति और स्तंभों की संख्या को दर्शा दिया जाता है। ठीक, अब अगर हम शाखंड की बात करें तो ये तो हमारा उपसारणिक हो गया। अब अगर हम शाखंड की बात करें शाखंड तो AIJ ये हमारा अवयव है, अवयव AIJ का शाखंड, शाखंड इक्वल ये इसको हम दर्शाते हैं किससे, तो इसको हम कैपिटल AIJ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल AIJ से दर्शाते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो -1 की पावर I प्लस J और यहाँ पे MIJ होता है। ठीक, तो जब भी हम किसी भी अवयव का शाखंड हम निकालेंगे तो शाखंड हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल AIJ द्वारा उसको हम परिभाषित करते हैं। शाखंड का सिंबल है ये, आप इसको ये भी कह सकते हैं, इक्वल करेंगे -1 यहाँ पे लिखा जाएगा और इसकी जो घात है वो I प्लस J रहेगा, मतलब जो पंक्ति रहेगी उसे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जो स्तंभ रहेगा उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर उसी अवयव का उपसारणिक लिखा जाता है जिसको हम किससे दर्शाते थे, MIJ से। इसी को क्या कहते हैं हम, शाखंड। अब अगर हम इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें तो I बराबर हम यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं 1 और J बराबर हम क्या रख दे रहे हैं 1। तो जो अवयव हमारा मिलेगा, अवयव वो मिलेगा A11 का शाखंड। क्या मिलेगा, A11 का शाखंड A11 हो जाएगा इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 और MIJ, इसका मतलब M11। अब -1 की घात यदि हमारे यहाँ पे सम होती है, उपसारणिक के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है और अगर -1 की घात यहाँ पे अगर विषम है तो जो भी उपसारणिक का मान होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। क्यों, क्योंकि -1 की घात अगर विषम है तो माइनस हो जाएगा और माइनस जब उपसारणिक के मान में हम गुणा करेंगे तो उपसारणिक का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, जबकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं -1 की घात सम है तो प्लस होगा और उपसारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उपसारणिक हमारा क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, A22, A23, A32 और A33। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवयव A11 का शाखंड हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों उपसारणिक और शाखंड क्या है इसके विषय में आपको बता दिया गया है। अब अगर कोई प्रश्न हमें दिया जाए कि जो है दिए गए सारणिक में आप इस अवयव का उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है कि सारणिक डेल्टा इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 7 के सभी अवयव का उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमको दे दिया गया इस टाइप का कि सारणिक डेल्टा और ये सारणिक के हमारे अवयव दे दिए गए हैं, पहली पंक्ति में 2, 3, 4, दूसरी है 5, 6, 8, तीसरी 1, 2, 7 के सभी अवयव। सभी अवयव का मतलब हो जाएगा जितने भी दिए गए हैं। तो कितने अवयव हमारे पास दिए गए हैं, 9 अवयव। 3, 3, 6 और 3, 9। तो सभी अवयव के हमें 2 मान ज्ञात करने हैं।
पहला मान हमारा क्या है, उपसाणिक हमें ज्ञात करना है, और दूसरा हमारा क्या है, सहखंड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 9 अवयवों के उपसाणिक और सहखंड हमें ज्ञात करने हैं। कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे अवयव 2 का उपसाणिक बराबर। अब हम देखेंगे अवयव 2 का हमारा जो स्थान है वो पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो उपसाणिक हम किससे दर्शाएंगे इसको, M11, क्योंकि ये जो हमारा 2 है कहाँ है, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो M11 से दर्शाएंगे। इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या, 6 8 2 7। अब इसको जब सरल करेंगे तो मुख्य विकर्ण का गुणा करेंगे तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 माइनस 8 दूनी 16। अब 42 में से 16 घटाएंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ पे बचेगा हमारा 3, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब कि अवयव 2 का उपसाणिक जो होता है M11, इसका जो मान हमको मिला वो कितना मिला है, 26 मिला है। ठीक, अब उसके बाद अवयव 2 का हम सहखंड भी निकालेंगे, साथ साथ हम दोनों निकालते चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अवयव 2 का सहखंड, इसको हमने बताया था किससे दर्शाते हैं, A11 से। किससे दर्शाते हैं, A11 से, और फार्मूला हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, जो पंक्ति जो स्तंभ रहेगा उसे हम जोड़ देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे M11, ये हमारा क्या है, उपसाणिक है। क्या है ये, उपसाणिक है। अब इसको हल करेंगे तो -1 की घात हमारी हो जाएगी सम, और M11 का मान देखिए हम ऊपर निकाले हैं कितना है, 26 है, -1 की घात सम है, तो इस उपसाणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका सहखंड भी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 का उपसाणिक 26 है और 2 का सहखंड हमारा क्या है, 26 है। ऐसे ही हम अगले का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अवयव 3 का उपसाणिक, जो जिसको हम किससे दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो इसको हल करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हम छोड़ देंगे, तो 5 1 8 और 7 ये हमारा बचेगा। इसको हल करेंगे तो मुख्य विकर्ण का गुणा जब करेंगे तो 7 बचे 35 माइनस 8 एकम 8। अब इसको जब घटाएंगे तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2, जो कि कितना आया, 27 आ गया। अब इसका हम सहखंड जब निकालेंगे तो अवयव 3 का सहखंड, इसको किससे दर्शाएंगे, A12 से, -1 की घात 1 धन 2, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है जिसका हम सहखंड निकाल रहे हैं, तो -1 की घात 1 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा उपसाणिक M12, तो -1 की घात हम क्या कह रहे हैं, ये विषम है, -1 की घात विषम है, इसलिए चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस, उपसाणिक के चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ेगा हमें, और M12 का मान हमारा कितना आया है, 27, और जब इसको माइनस से गुणा कर देंगे तो -27 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है अगला अवयव अगर हम निकालते हैं तो अगले के लिए हम क्या करेंगे, अगले में हमारा बच क्या रहा है, अब हमारा 4 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अवयव 4 का उपसाणिक। अब यम और 4 का स्थान हमारा क्या है, तो ये पहली पंक्ति है, और कौन सा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, तो इक्वल हो जाएगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यदि हम छोड़ दें तो 5 और 6 बचा हमारा, और क्या बचा 1 और 2। इसको जब हम हल करेंगे तो मुख्य विकर्ण का गुणा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, -6 क्यों कितना हो जाएगा 6, 10 में से 6 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 4। अब अवयव 4 का सहखंड, इसको हम किसे दर्शाएंगे, A13 से। सूत्र क्या होता है, -1 की घात 1 धन 3, और उपसाणिक इसका लेंगे तो M13। इसको जब हम हल करेंगे तो -1 की घात हमारा क्या है, सम है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। M13 का मान हम ऊपर निकाले हैं, कितना है 4 है, और प्लस जो होता है चिन्ह में कोई कि अवयव 4 का जब हम सहखंड निकालेंगे
तो ये हो जाएगा a13 इक्वल -1 की पावर 1 प्लस 3 और m13 जो कि उपसाणिक है, -1 की पावर यहाँ पे हमारी सम है, तो इसका मतलब प्लस साइन होगा जो कि उस स्थानिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। उस स्थानिक का मान देखिए इसके ऊपर हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 4 आया है और सीधे क्या हो जाएगा हमारा 4। अब आगे का अवयव जब हम निकालेंगे तो दूसरे पंक्ति में दूसरी पंक्ति का पहला अवयव लेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का जो अवयव लेंगे हम, तो यहाँ पे देंगे अवयव, क्या देंगे अवयव 5 का उपसाणिक, ये हो जाएगा हमारा m21 और इक्वल हो जाएगा, तो दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे पहला स्तंभ, तो बचेगा क्या 3 4 2 7। जब मुक्त विकर्ण का गुणा करेंगे 7 1 21 -2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम घटाएंगे तो 11 में से 8 घटा देंगे तो 3 और यहाँ हो जाएगा 13। अब उसके बाद अवयव 5 का सहखंड, इसको निकालेंगे तो a21 हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा और m और उपसाणिक इसका क्या हो जाएगा m21 -1 की घात, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है विषम है, तो माइनस उपसाणिक के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस से गुणा होगा, तो m21 का मान कितना आया है 13, तो हल करने पे कितना हो जाएगा -13। अब अवयव, अगला अवयव हम क्या ले लेंगे जो कि हमारा है 6, तो 6 का उपसाणिक, जिसको हम किससे दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m22 इक्वल हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यदि छोड़े हम तो बचेगा क्या 2 4 1 और 7। मुक्त विकर्ण का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 -4 1 4 और 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 10। अब उसके बाद अवयव 6 का सहखंड, तो इसका सूत्र हो जाएगा a और 2 2 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 और m और 2 2, तो -1 की घात यहाँ पे क्या है सम है, तो उपसाणिक के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सीधे हो जाएगा हमारा ये 10। अब उसके बाद आगे हम निकालेंगे, आगे हमारे जो अवयव बच रहे हैं उन्हें जब हम निकालेंगे तो अगला हमारा जो अवयव बच रहा है वो क्या है 8 है, यहाँ पे देंगे हम सीधे हम लिख सकते हैं 8 का उपसाणिक, तो 8 का उपसाणिक हमारा हो जाएगा जिसको हम किससे दर्शाएंगे m23, तो m23 से जब हम इसको दर्शाएंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा इक्वल, अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 3 1 2, हल करेंगे इसको हम 2 दूनी 4 -3 1 कम 3 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अगला 8 का सहखंड, 8 का जो सहखंड निकालेंगे तो a23 और सूत्र होगा -1 की पावर 2 प्लस 3 और उपसाणिक हो जाएगा m23, तो -1 की घात क्या है विषम है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस और उपसाणिक का मान क्या हमारा 1, हल करेंगे तो -1। हाँ बच्चों, तो जैसा कि इतना सॉल्व किया गया है, अब इसके आगे बच्चे जो है खुद निकाल लेंगे और अगर कोई समस्या आती है तो अगले वीडियो में कमेंट की सहायता से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।